हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का 2019 का हम लोग साइंस का जो PYQ है ना, वही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए, फर्स्ट सीटिंग का तो क्लियर हो गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन सेकंड सीटिंग का बाकी रह गया था। तो देखिए, आज सेकंड सीटिंग का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसे देखते हैं क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। देखिए, बेसिकली हम लोग जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना, तो दांत में जाके फंस वगैरह जाता है, वो सड़ गल के ना एज अम्लीय हो जाता है। तो उसी को तो उसको एज जैसे हम लोग साफ़ करते हैं तो दंत मंजन से करते हैं। तो दंत मंजन जो होता है ना, बेसिकली क्षारीय होता है, क्योंकि जब जाता है ना तो एज जैसे हम लोग दंत मंजन यूज़ करते हैं एज कोलगेट वगैरह जो भी हो गया, तो यूज़ करते हैं ना, तो हमारा अम्लीय और ये जो होता है ना दंत मंजन क्षारीय होता है, दोनों मिल के जो अभिक्रिया करते हैं ना, उदासीन अभिक्रिया करते हैं। तो एज क्लियर हम लोग का दांत क्लियरली साफ़ हो जाता है। चलिए, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना। चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन क्षारीय दिया हुआ है, अम्लीय दिया है, लवणयुक्त दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने भी एग्जाम में ऐसे ही सर्कल को कवर करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, हम जब अपनी पढ़ाई किए थे तब इसको पूरा प्रॉपर रंग दिए थे, तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं। देखिए, क्लोरीन का जो बेसिकली होता है ना परमाणु संख्या, वो होता है 17। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को देखने की कोशिश समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहे क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालेंगे तो ऐसा आएगा टू। देखिए, दूसरे पेन से लिखते हैं हम। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोग? देखिए, हाँ, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है ना, बेसिकली होता है 17। तो 17 का जब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 287 करके आएगा। तो इसे छोड़िए, अब कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में कितने परमाणु हैं। सॉरी, बाह्यतम कक्षा में क्या है क्वेश्चन की तरह। हाँ, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए, बाह्यतम कक्षा में जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक संख्या है ना, वो 7 है। तो ये 7 है ना, इसी को देखकर क्लिक करेंगे। देखिए, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। देखिए, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग पहले उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें और तब उसमें बाह्यतम कक्षा में देखें क्या है, उसको तब छांट के तब आप लोग उस पर टिक लगाइएगा। और देखिए, जैसे हम ऐसे ही भरे हैं ना इसको गोले को, वैसे ही सर्कल करके आप लोग को बनाना है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि थोड़ा सा लाइट और करते जाएंगे, ऐसे ही सही है। चलिए देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का रहेगी, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। देखिए, सुरंगम जो है एक ना जल संग्रहण व्यवस्था है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो ये जो सुरंगम जो है ना, वो बेसिकली केरल जो राज्य है ना, वहाँ का जल संग्रहण व्यवस्था, यानी जल को संग्रह करने के एज संग्रह यानी प्रिजर्व करने के तरीका है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वायुमंडल में, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। देखिए, बेसिकली जो होता है ना, वायुमंडल में रंग जो होता है ना, नीला रंग ज़्यादा ना परिकीर्णित करता है, इसीलिए एज आसमान नीला होता है। बहुत से इस पर क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को कराए जाएंगे। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, नीला हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, 5th नंबर का है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। देखिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है और आप लोग इतना इजीली क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा। चलिए, कोई ना। देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट दिया है, सेकंड ऑप्शन ओम दिया है, थर्ड ऑप्शन एम्पियर दिया है और फोर्थ ऑप्शन कूलम दिया है। देखिए, आप लोग भटकना नहीं है, वोल्ट ओम और एम्पियर में नहीं जाना है। देखिए, विद्युत आवेश का बेसिकली जो होता है एसआई मात्रक वो होता है कूलम। तो इस पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। देखिए, बेसिकली जो हमारा जो रक्तदाब का जो वो होता है ना रेशियो, वो होता है 120/80 होता है। देखिए, अब ऊपरी वाली जो भाग होता है ना, वो होता है प्रकुंचन और निचली वाली जो होता है वो होता है अनुशीतलन। तो इसी में पूछ रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है। तो ये बहुत से बुक्स में ना कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे 120 को कह दिया अनुशीतलन, सॉरी हाँ अनुशीतलन है, और इसको प्रकुंचन कर दिया है। तो
ये गलत बात है, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए। हम लोग भी जब पढ़ाई किए थे ना, तब हम लोगों में ये गलती हुई थी, हम लोगों में डाउट्स थोड़े से निकले थे कि इसमें तो ये दिया, उसमें ये दिया। लेकिन एनसीईआरटी में आप देखो सब, इसको दिया है प्रकुंचन, सॉरी इसको दिया है अनुसिधिरण और इसको दिया है प्रकुंचन। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। देखिए बेसिकली हम लोगों में भी तो हार्मोन्स होते हैं ना, तो पादप में भी, पेड़ पौधों में भी ना हार्मोन जो होते हैं ना वो होते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो देखिए जो ये इंसुलिन है ना, वो तो इंसानों में पाया जाना है। थायरॉक्सिन भी इंसानों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन भी, ये हम लोगों में ही पाया जाता है। तो देखिए, तो ये जो साइटोकाइनिन है ना, ये एक यूनिक है, और ये जो होता है ना, ये पादप पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखिए बेसिकली जो होता है ना, चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, वो उसमें प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा होती है ना, उसमें जो फ्लो करता है ना, विद्युत धारा क्या कहते हैं, एज अ इलेक्ट्रिक जो होता है ना, वो फ्लो करता है ना, तो उसका जो प्रतिरोध पर ना, वो उसका निर्भर नहीं कर, चालक का प्रतिरोध एज अ विद्युत धारा पे फ्लो क्या कहते हैं, निर्भर नहीं करता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चालक की, देखिए चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। बेसिकली आप लोग के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि हाँ ऑफ कोर्स आते हैं, 2 नंबर का आई थिंक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आप यही है 3 गो लाइनें लिख दीजिएगा ना, तो 2 नंबर आप लोग को मिलना ही है। तो चलिए देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन चालक की लंबाई पर, सेकंड है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और थर्ड ऑप्शन है चालक के तापमान पर, और फोर्थ ऑप्शन है चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि धोबिय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सेकंड जो ऑप्शन है ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि Na2CO3 इंटू 10H2 इंटू यहाँ पे होना चाहिए, देखिए टू 10H2, चलिए कोई ना। और थर्ड ऑप्शन है CaOH का होल 2, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका बेसिकली जो आंसर धोबिय सोडा का ना, जब भी आप लोग देखें ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Na2CO3। इसमें यदि कभी भी 10 बार जल का पानी अगर ऐड कर दिया जाए ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है ना, ये धोबिया सोडा का ही सूत्र। कहीं भी देखें आप लोग Na2CO3 के साथ अगर 10 बार जल का पानी अगर ऐड है वहाँ पे, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि वो धोबिया सोडा का ही सूत्र है। तो बेसिकली आप लोगों ने उसी पे क्लिक करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देखिए जब हमारा ब्लडिंग ऐसे में, जैसे हम लोग को चोट वोट लग जाता है तो ब्लडिंग शुरू हो जाता है ना, तो उसको रोकने, यानी मतलब बेसिकली थक्का बनाने में ना, जो हमारा कार्य करता है ना, वो होता है प्लेटलेट्स, वही हेल्प करता है उसे रोकने में। और ना अगर ये प्लेटलेट्स ना होता ना, तो बेसिकली ब्लड बहते जाता तो इंसान जल्दी मर जाएगा ना। ऐसा तो ये रोकने का कार्य करते हैं। देखिए इसका ऑप्शन दिया है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों नहीं होना है और ये तो होगा ही नहीं, प्लेटलेट्स सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, नहीं है, यानी बताना है हमने कौन सा जो रोग है वो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है गोनोरिया, सेकंड ऑप्शन है सिफिलिस, थर्ड ऑप्शन है मशा, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से सही। देखिए ये सिफिलिस और गोनोरिया जो है ना, ये सब जीवाणु जनित रोग है, लेकिन यहीं पे मशा आ गया ना, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए आप लोग को बेसिक बढ़िया से दिख रहा है ना, हमें तो दिख रहा है बढ़िया से। आप कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कमेंट में कि ऐसे वैसे बढ़िया से नहीं दिख रहा है प्रॉपर वगैरह, ऐसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं, पढ़ाई से रिलेटेड हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पैदल चलना, सेकंड ऑप्शन है साइकिल से चलना, थर्ड ऑप्शन है मोटरसाइकिल से चलना, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण अनुकूलन नहीं, यानी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है कौन सी चीज़ें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पैदल चलना तो बेसिकली सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है साइकिल से चलना, हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल में बेसिकली ऐसा पेट्रोल वगैरह के यूज होते हैं तो धुआं वगैरह निकलता है, जिससे पर्यावरण जो होता है प्रदूषित होता है, एज अ इन्वायरमेंट ख़राब होता है। तो यही हो जाएगा, इससे क्या होता है पॉल्यूशन बढ़ते हैं, तो ऐसा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ पे तो जाना ही नहीं है आपने। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। देखिए जब भी गलनांक कम की बातें आ जाए ना, तो देखिए हमेशा जो होता है ना, सोडियम जो होता है ना, हमेशा आगे रहेगा। सोडियम का ना गलनांक बहुत ही कम होता है, मतलब
आप लोग जान जाइए कि बहुत ही कम। देखिए ऑप्शन में एल्युमिनियम भी दिया है, कॉपर भी दिया है, फीरम भी दिया है, लेकिन सबसे जो कम होता है ना वो होता है हमारा सोडियम का, नेट्रियम यानी सोडियम का होता है। देखिए कभी पूछ देना कि सबसे कमजोर धातु नहीं, हाँ वो कौन सी धातु है जिन चाकू से आसानी से इजीली काटा जा सकता है, तो देखिए आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, दिख रहा है ना, अच्छा नक्काली, ऐसे हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सब तीनों को ना चाकू से इजीली प्रॉपरली काटा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन है उत्तल लेंस, देखिए दर्पण कह के और लेंस भी दिया है इसमें, अवतल दर्पण और इनमें से सभी। देखिए तो हमने बताना है कि किस दर्पण का फोकस दूरी होता है ना वो पॉजिटिव होता है। देखिए इसमें समतल दर्पण का तो नहीं होता है, अवतल दर्पण का नहीं होता है, तो और इनमें से सभी भी नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग ने लेंस ही लगा दिया, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा भाई पॉजिटिव, उत्तल लेंस हो या फिर दर्पण हो, दोनों का जो होना है ना सब चीज़ें पॉजिटिव ही होता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, किधर है, हाँ उत्तल लेंस पे, इस पे ऐसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, यानी कि वो कौन सा उपधातु, यानी अब क्या हम का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज यानी गुण पाए जाते हैं, मिलते हैं, उन्हें ही हम उपधातु कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है जिंक, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है गैलियम जर्मेनियम और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन। तो देखिए ये जो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन होगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए जो कमरे के जो तापमान पे जो अधातु जो है ना तरल अवस्था में पाया जाता है ना वो बेसिकली होता है ब्रोमीन, ये भारत दूसरा हो जाएगा ये। तो चलिए इस पे ये भी ये सही हुआ। देखिए यहाँ पे मरकरी भी दिया है, सल्फर भी दिया है, सोडियम भी दिया है, तो ये आंसर नहीं होंगे, आंसर जो होगा वो ब्रोमीन। देखिए भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी ये ऑप्शंस देकर, लेकिन आप लोग सही आंसर पे क्लिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। देखिए स्वच्छ ऊर्जा का जो स्रोत है ना वो है प्राकृतिक गैस। देखिए देखते हैं कौन कौन सा है, पहले ऑप्शन देखते हैं भाई, ऐसे ही आंसर थोड़ी ना बोलेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है लकड़ी, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अब आप लोग करेंगे कि मैम नहीं एज दी आप तो पूरा पहले से भरी इसको आंसर को पूरा फिल पहले से की हुई है, तो कैसे हम लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। लोग पहले से गलती हो गया हमसे, हम ही प्रॉपर पहले से इसे रंग वगैरह दिए हैं और दूसरा बुक है नहीं पढ़ाने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर, आप लोग तो क्वेश्चन मिल रहा है ना तो आप क्या चाहिए इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए ना फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने, ये तो बिल्कुल होना ही है क्योंकि खाना बनाने के लिए ये तो चाहिए ही। सेकंड ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, भाई ये तो महत्वपूर्ण है। और थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना तो इनमें से सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, बिकॉज ये तीनों के बगैर ना, तीनों में से यदि एक भी अगर ना रहे ना तो जो सुपोषी पोषण है ना वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। सुपोषी जो जीव है ना वो सुपोषी पोषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली तो ये सब चीज़ें जरूरी है, यानी इनमें से सभी। आप लोग को ये क्वेश्चन याद भी नहीं होगा ना तो ईजिली आप लोग देख के आंसर मार सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन ऑप्शन देख के आंसर मार सकते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए ये जितनी बातें हैं ना ये ओम्स लॉ के बारे में की गई है। तो देखिए ओम्स लॉ जो है ना वो होता है V बराबर आई आर, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर तो होता नहीं है, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई अपॉन आर तो होता ही नहीं है, क्लियर है। तो ये ऑप्शन छट गया। सेकंड ऑप्शन है V इज इक्वल टू आर ओपन आई, ये भी नहीं होता है तो ये भी छट गया। थर्ड ऑप्शन है V इज इक्वल टू आई आर, ये तो भाई सही है। लेकिन जो अगला जो क्वेश्चन है ये अगला जो ऑप्शन है कह रहा है कि V इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, तो ये भी नहीं होता है। तो देखिए आप लोग ने यदि फॉर्मूला याद किए होंगे ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर, तो इसलिए आप लोग इस पर क्लिक करोगे, इस पर देखोगे क्वेश्चन को देखते ऑप्शन को देखते ही ऐसा टिक लगा देना है। चलिए आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एज हमने जब अपना एग्ज़ाम दिया था ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना 5 मिनट में क्लियर हुआ था। हम 5 मिनट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर बैठ गए थे। तो आप लोग भी इतना बढ़िया से तैयारी कीजिए ना कि बहुत जल्दी, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी से कवर किया जाए।
देखिए जो 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। देखिए एक लिंगी पुष्प में फर्स्ट ऑप्शन है गुड़हल पुष्प, सेकंड ऑप्शन है सरसों पुष्प, थर्ड ऑप्शन है पपीता पुष्प, फोर्थ ऑप्शन है गुलाब पुष्प। देखिए बेसिकली जो है ना, एक लिंगी पुष्प है ना, वो है पपीता पुष्प। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए उभयलिंगी जंतु की जब भी बातें आए ना, तो देखिए फर्स्ट में केंचुआ दिया है, सेकंड में कुत्ता, थर्ड में बिल्ली, फोर्थ में बकरी। तो देखिए जब भी उभयलिंगी जंतु की बात है ना, तो आप लोगों ने केंचुआ पे क्लिक करना है, तो केंचुआ ही सही होगा। चलिए और आप लोगों ने एक कमेंट में इसका आंसर बताना है कि केंचुआ जो होता है उसका श्वसन अंग क्या है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये मैक्सिमम 2023 में ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया था कि मानव, मच्छर, केंचुआ और कॉकरोच, आई थिंक ऐसे 4-5 नाम थे और इनके श्वसन अंगों का नाम बताएं। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को पता होगा तो, वरना कह दीजिएगा नहीं पता है तो हम सॉल्व बता देंगे आप लोग को अगले वीडियो में। देखिए चलिए अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। देखिए बेसिकली पेड़ पौधों को बड़ा करने एज अ बढ़ने के लिए हार्मोन्स की तो ज़रूरत पड़ती है ना, हम लोगों में जैसे हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है बड़े होने के लिए, तो वैसे ही पादपों में ना एज अ पेड़ पौधों में ना बढ़ने के लिए वृद्धि हार्मोन की आवश्यकता होती है। वो जो वृद्धि हार्मोन है ना, वो होता है जिब्रेलिन। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है एड्रेनालिन, थर्ड ऑप्शन इंसुलिन और फोर्थ ऑप्शन है थायरोक्सिन। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मनुष्य में पाए जाने, ये मतलब पादप छोड़ के एज अ मानव में पाए जाने वाली ये सब चीज़ें हैं। देखिए जिब्रेलिन जो है ना, वो एक वृद्धि हार्मोन है, यानी पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी, देखिए जो 23 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। देखिए जब भी सरल हाइड्रोकार्बन की बातें जब की जाए ना, तो सबसे पहले आप लोग को ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ऑप्शन देखना है, आँख बंद करके आप लोगों ने मीथेन पे क्लिक करना है, मीथेन पे इसे सर्कल कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए क्योंकि जो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब फेमस क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को PYQs इन कराया जा रहा है ना, बहुत ये जो क्वेश्चंस है ना, बहुत अच्छे मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को तो याद करना ही बनता है, फर्ज बनता है आप लोगों ने। चलिए अगला जो क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है CaO दिया है, ये तो नहीं होगा, ये तो कली चूना का होता है। सेकंड ऑप्शन है CaOH का उल्टू, ये भी नहीं होगा, इसमें जल मिला हुआ। थर्ड ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो होता है ना, यही होता है रासायनिक सूत्र, केमिकल इक्वेशन ऑफ संगमरमर। संगमरमर क्या कहते हैं, चलिए इसी का आंसर जो होगा ना, ये हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर का जो बेसिकली जो सूत्र होता है ना, रासायनिक सूत्र, वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ना, ये बहुत फेमस है। ये संगमरमर का भी है, खड़िया का भी है, और याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ों का ये जो है ना, ये फॉर्मूला है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है काला, सेकंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है लाल और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष जो होता है ना, और वहाँ से जब आकाश को जब देखते हैं ना, तो उन लोगों ने काला प्रतीत होता है, लेकिन हम लोग अपनी पृथ्वी से यदि आसमान को देखते हैं तो हम लोग को नीला प्रतीत होता है। तो देखिए बहुत से डिफरेंस है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये नहीं कि आप लोग को अंतरिक्ष ठीक से पढ़े नहीं, ऐसे ये बस पढ़ ले कि आकाश कैसा प्रतीत होता है और ऑप्शन देख रहे नीला है तो नीला पे क्लिक कर दे। नहीं, ऑप्शन क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रॉपरली पढ़ना है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 26 नंबर के मेरुरज्जु निकलता है। देखिए मेरुरज्जु बेसिकली जो होता है ना, वो मेडुला से निकला हुआ होता है, एज सर का जो पिछला भाग होता है ना, एज वही से। देखिए बायो हमारी बढ़िया नहीं है, बेसिकली हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, लोग बायो हम नहीं लिए थे, तो थोड़ी सी बायो हमारी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ये सब तो क्वेश्चन ईजिली हम करा देंगे आप लोग के, सब सब्जेक्ट ना ईजिली हम पढ़ा देंगे, बस संस्कृत वगैरह को छोड़ के हम नहीं पढ़े हैं संस्कृत ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है। हाँ तो ये तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। प्रमस्तिष्क से सेकंड ऑप्शन है, अनुमस्तिष्क से थर्ड ऑप्शन है, पॉन्स से फोर्थ ऑप्शन है, मेडुला से। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड्यूला, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस पे हम लोग ऐसे सर्कल करेंगे, ऐसे ऐसा करते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 26 का,
डी नंबर हम तो मेडुला कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में प्रमस्तिष्क भी दिया हुआ है। आप लोग इसका थोड़ा सा कमेंट में आंसर बताइएगा ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमारे हिसाब से तो मेडुला होना ही चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ये छोड़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए अतिभारण जो होता है ना, अतिभारण को हाँ इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। देखिए ओवरलोडिंग के समय ना परिपथ में जो होता है ना विद्युत धारा का मान ना परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि बहुत कम हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। बुक में इसका आंसर यही दिया हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन तो अभी बहुत सी होती हैं इस क्वेश्चन को देख के। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए बेसिकली किसी कोष में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हम लोगों ने करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है, दिख रहा है आप लोग को, उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2n का स्क्वायर। यानी कि अब इसका ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है n², सेकंड ऑप्शन 2n², थर्ड ऑप्शन है 3n² और फोर्थ ऑप्शन है 4n²। तो देखिए बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है ना 2n² होता है। देखिए कल से ना कॉपी लेकर उस पर साइड में लिख लिख के बताएंगे, यहाँ पे बुक पे बांट रहे हैं, अगले वाली बच्ची जो पढ़ेगी वो गुस्सा हो जाएगी कि आपने पूरा वीडियो बनाने के चक्कर में आप पूरा फाड़ दी है बुक्स को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर का है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए बेसिकली जो होता है ना ओजोन परत जो है ना, ओजोन लेयर, वो जो होता है ना अल्ट्रा वायलेट रे, उससे ना हमारे जो पृथ्वी को होता है ना वो सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे ना हम लोगों ने त्वचा कैंसर ऐसे बहुत सी बीमारियों से ना हम लोग सेफ रह रहे हैं लोग। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि ओजोन परत में ना छेद हो चुका है, जिसकी वजह से ऐसा आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ताजमहल का रंग जो है वो बदल रहा है ऐसा पीला के पता नहीं ये हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट मारना है ओजोन परत में क्षय होने के कारण, यही ऑप्शन आएगा। मतलब ऑप्शंस में रहेंगे तो आप लोग यही आंसर मारिएगा ओजोन परत में क्षय होने के कारण, तो सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन देखा अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनिक विकिरण, इनमें से सभी। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखिए हम पिछले वीडियो में आई थिंक बताए थे कि ऑक्सीजन जो होता है ना O2, इसमें जो होता है ना द्विव आबंध होता है, ऑक्सीजन में द्विव आबंध। देखिए ये बातें थोड़ी सी याद कर लीजिएगा। देखिए ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसके बाद हाइड्रोजन में हमेशा एकल बॉन्ड होगा। यानी तो ये सब आप लोग थोड़ी सी ध्यान, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये सब बातें, ये जो तीनों बातें हैं ना, बस इसी तीनों बातों को आप लोग ध्यान देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम्स में पूछेगा ही नहीं, इतना टफ लेवल का थोड़ी ना पूछता है। तो चलिए बस यही सब जो चीज़ें हैं ना इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग तो टॉप तो कर ही जाओगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 30 नंबर की ऑक्सीजन ये भी तो क्लियर हो गया ना। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 31 नंबर कि हमारे शरीर की किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। देखिए हमारी जो शरीर जो होता है ना बेसिकली 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। पीएच एक होता है ना, पीएच जो वैल्यू होता है ना हमारे शरीर का वो होता है 7.0 से लेकर 7.8। अगर इससे भी थोड़ा सा कम वगैरह हो गया ना तो हम लोगों ने चक्कर वगैरह आने लगता है, मतलब हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाता है प्रॉपरली। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, सेकंड ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस है, थर्ड ऑप्शन है नेत्रोद में, और फोर्थ ऑप्शन है दृष्टि पटल पर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कॉर्निया के जो बाहरी पृष्ठ पर होता है ना वहीं से ना नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें जो अधिकांश जो किरणें होती है ना वही से परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो करेगा विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। देखिए विभक्त वलय ये सब चीज़ें ना बहुत से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ये आई थिंक फिजिक्स के 4th चैप्टर या फिर 3rd चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसी में कहा है। तो देखिए तो हाँ विभक्त वाला जो होता है ना उसका उपयोग ना विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत जनित्र भी दिया है, एमीटर भी दिया है, गैल्वेनोमीटर, लेकिन आप लोगों ने नहीं ये सब क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इसे देखना है, जो आंसर सही है उसको ही देखो भाई, उसे ही रटो, इधर उधर का क्वेश्चन ना रटो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आप लोग को प्रॉपरली दिख रहा है ना पैटर्न। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जैव मात्रा, सेकंड ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, थर्ड ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो होगा ना
ये इसमें देखिए जय मात्रा इसका आंसर हो जाएगा। और जय मात्रा ना देकर बायोमास भी दे सकता है, तो आप लोगों ने जय मात्रा पे क्लिक करो या फिर बायोमास पे, बात तो दोनों बराबर ही होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। और ये दोनों योग और वियोग और उपचयन और अपचयन, ये दोनों प्रक्रिया जिसमें होता है ना, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब बेसिकली छोटी छोटी बातें, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन को छोड़िए, ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पे हो रहा है ना, तो डायरेक्ट आप लोगों ने उपचयन मारना है, किसी को नहीं देखना है, डायरेक्ट यहाँ पे उपचयन को क्लिक करना है, किसी ऑप्शन को नहीं देखना है, डायरेक्ट इसको ही क्लिक करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 36 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। देखिए ये जो बौने पौधे को ना स्मॉल डबल टी हो जाएगा ना, यही दर्शाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 37 नंबर कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए अगर यहीं पे देखिए ऑप्शन देखिए हवा, जल, शीशा, हीरा दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली अगर यहीं पे दे दिया हो ना हवा, निर्वात, जल, शीशा, तो आप लोगों ने हवा नहीं मारना है, निर्वात ही मारना है, क्योंकि निर्वात में ज़्यादा होता है हवा के अपेक्षा, क्योंकि हवा में बेसिकली कण होते हैं, लेकिन निर्वात एकदम क्लीन होता है, उसमें कोई भी कण नहीं होंगे। तो आप लोग भीड़ में जल्दी चल पाते हैं या फिर जहाँ पे रास्ता एकदम साफ होता है वहाँ पे दौड़ जल्दी लगा पाते हैं। तो देखिए सेम लॉजिक वो होगा ना, वो यहीं पे लगेगा कि निर्वात में ना एकदम क्लीन होता है, कुछ भी नहीं होना है, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हवा में ना बेसिकली बहुत से कण होते हैं, तो निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम जो होता है ना यहाँ पे चलता है, हवा में थोड़ी सी प्रकाश की चाल होती है। तो चलिए अगले जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। तो हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन 38 नंबर का है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। देखिए जो आवर्धन होता है ना बेसिकली वो होता है ना मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n+2, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, कह दो ना +2, क्लियर है, कह दो ना और कह दो ना -1, ऐसे है फॉर्मूला। तो आप लोग देखिए जो होता है ना एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n+2 होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आगे आप लोग जाइएगा ना तो इससे बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रखा है, 14 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 तक ना 2019 हाँ, और उसके बाद भी अभी कुछ 2-3 साल तक ना, 2 साल तक कि 3 साल तक पता ना, क्वेश्चन जो होते थे ना डबल करके नहीं मिलते थे, 40 ही, जैसे में आप लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 40 ही मिलेंगे। अब आप लोग का हो गया ना कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, बस 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। तो देखिए तो अब इस 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। देखिए जो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है ना वो है 1, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्या और ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चन करना था आप लोगों से कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना पसंद करेंगे, एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पसंद करेंगे PYQs में का, तो आप लोग कह दीजिएगा तो हम करा देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को। और आप लोग को नोट्स चाहिए यदि साइंस में फिजिक्स वगैरह एज अ फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री एंड मैथ में भी जितने भी चैप्टर हैं सबके चैप्टर वाइज नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने कराना ही है। और उसके बाद अच्छा SST में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह आप लोग को चाहिए, और उर्दू जितने भी सब्जेक्ट्स के चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सिलेबस वाइज हम उनका वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करेंगे नोट्स का। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में।